Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. सो यार क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों को अब अपने एग्जाम्स के बारे में, अपने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जून एक ऐसा महीना होता है जिसके अंदर आपके पास में काफ़ी टाइम होता है समर वेकेशंस की वजह से, और आप कुछ ऐसे चैप्टर्स और कुछ ऐसा पोर्शन अपने सिलेबस का कंप्लीट कर सकते हो जिसको आप आगे चल के रिवाइज करके अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जितना लेट शुरू करोगे उतना बैकलॉग आपका इकट्ठा होता जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब हम बात करते हैं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की, सीबीएसई हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बॉडी हो, इंग्लिश को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। अगर आप पिछले 3 या 4 साल के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इंग्लिश अब वो सब्जेक्ट नहीं रहा है जिसे एक रात पहले पढ़कर और आप 100 on 100 स्कोर कर सकते थे या फिर एंट्रेंसेस में 200 on 200 स्कोर कर सकते थे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप ही को जगाने के लिए है। अगर आप क्लास 10th में हैं, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो लेट मी टेल यू कि आपके लिए एग्जैक्ट ऐसा ही वीडियो स्ट्रैटेजी वाला आने वाला है। ये वीडियो के अंदर मैं क्लास 12th की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ ताकि दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग अलग हों और किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं क्लास 12th पे। देखो बेटा, तुम्हारे पहला सेक्शन आता है रीडिंग सेक्शन। बच्चों, ये जो रीडिंग सेक्शन है, इस रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल ये 22 नंबर का होगा। अब तुम्हें ये देखकर बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि 22 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, और ना ही बहुत ज्यादा खुश होना है। देखो यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा वेट होल्ड करता है आपकी जर्नी में, क्लास 12th की जर्नी में। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब वो नहीं रहा है जिसके अंदर आपने पैसेज पढ़ा, नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे, क्वेश्चंस में ऐसी चीजें पूछी हुई थी जो पैसेज में आसानी से मिल जाएंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ चुका है। अगर यकीन नहीं होता, सैंपल पेपर्स उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लो। यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हो। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी, आपके ग्रामर, आपके एप्टीट्यूड, सारी चीजों को चेक किया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपका पीछा यही नहीं छूटेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम तक की जर्नी पे, और वहां पर भी इसका वेटेज अच्छा खासा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करने वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल भी हल्के में आपको नहीं लेना है। अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपका सेक्शन बी जो है, इसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में नोटिस देखने को मिल रहा है, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज देखने को मिलता है, आपको लेटर्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपके लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन आता है। एट द सेम टाइम आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन सी। यहाँ पे आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक पोएट्री में से आएगा, फ्लेमिंगो से, और विस्तास के एक प्रोस सेक्शन से आएगा। इसके साथ में आपको एक एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन से। तो 3 एक्सट्रैक्ट्स आपके पास आ गए। दूसरे तरीके का क्वेश्चन है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, और फिर आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है और ये आपके 5-5 नंबर के होते हैं। देख लेते हैं आपके चैप्टर्स में सिलेबस क्या है। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी में 2 ही किताबें आपकी है, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्तास। आपका सिलेबस है लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। पोएट्री में माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। विस्तास में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये आपका सिलेबस है। लेट मी टेल यू, इंटरनल असेसमेंट भी है यहाँ पे। आपको यहाँ पे 5 नंबर लिसनिंग स्किल्स के मिलते हैं, 5 नंबर स्पीकिंग स्किल्स के मिलते हैं, और 10 नंबर आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क के मिलते हैं। तो जब आप सिलेबस यहाँ पर अच्छे से देख चुके हो, तो कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला, आपको अभी से फोकस करना चाहिए आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो हैं
इनका अच्छा खासा वेटेज आपके क्लास 12th में है। एंड लेट मी टेल यू कि ये क्लास 12th के अंदर ही आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये आपके CUET 2025 में भी अच्छे खासे वेटेज में पूछे जाने वाले हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड। तो आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इस चीज को हैबिट बना लो, फिक्स कर लो कि यार अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है रोज एक क्वेश्चन कर रहे हो, बाद में जब स्कूल्स खुल जाएंगे इतना टाइम नहीं मिलेगा आपके पास में, कोर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो ऐसे में आप कर लेना, जैसे मान लो एवरी ऑल्टरनेट डे आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा रहे हो, या फिर मान लो वीक में 2 बार आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, या फिर वीकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो। चाहे कैसा भी या किसी भी फ्रीक्वेंसी को आप अपने लिए सेट करो, बट मेक श्योर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक हैबिट होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 30 क्वेश्चन आप साल भर के अंदर करोगे उनका और वो 30 क्वेश्चन जो एक दिन पहले करोगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप ये 30 क्वेश्चन साल भर में करते हो तो आपको टैक्टिक आती है, आप एक एक्टिव रीडर बनते हो, आपको क्वेश्चन समझना आता है, आपको आंसर लिखना आता है, आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आता है, आपको लास्ट मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स कैसे लाए वाले वीडियोस पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो अगर आपको यहाँ पे 22 में से 22 चाहिए तो एक ही स्ट्रैटेजी इसकी है, और वो ये है दैट यू शुड मेक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अ हैबिट। आपको एक हैबिट बना लेनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एंड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। जितने ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप सॉल्व करोगे उतने ज्यादा एक्टिव रीडर आप बनोगे, एंड इट्स नॉट ओनली गुड फॉर योर इंग्लिश एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जाम्स। क्योंकि जितने अच्छे एक्टिव रीडर आप बनते हो, जितने अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, उतना बेटर आप अपने पेपर को आंसर कर पाते हो, तो इट्स गुड ओनली। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये है, यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी इस स्टेज पे जब मैं ये सारी बातें कर रही होती हूँ तो बहुत सारे बच्चे फ्राउन करके, ओ माय गॉड ये सारी चीजें क्या बता रही है मैम, और चले जाते हैं, बिकॉज उन्हें ये लगता है कि ये सारी चीजें अभी नहीं, मैं बाद में भी कर सकता हूँ। वाई वेस्ट माई समर वेकेशंस ऑन दीज सिली थिंग्स। हाँ, ये स्टूपिड वोकैबुलरी पे कौन अपना पूरा समर वेकेशन बर्बाद करेगा? एंड एक मिनट, पूरी इंग्लिश पे कोई अपना समर वेकेशन क्यों बर्बाद करेगा? बट जब आप एक्चुअली आंसर्स लिखने लगते हो, जब आपको टीचर्स कहते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करो व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करते हो एंड एवरीथिंग सीम्स ग्रेट बट वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस, तब आप रियलाइज करते हो कि मेरी वोकैब अच्छी क्यों नहीं है। एंड तब आप कमेंट सेक्शन में आते हो, मेरे ही नहीं बहुत सारे और इंग्लिश टीचर्स के भी, और आप उनसे पूछते हो कि हम कैसे अपनी वोकैब को बिल्ड करें, हम क्या पढ़ लें, आप क्या हमें कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वर्ड्स कुछ दे सकते हो जिससे हमारी वोकैब बिल्ड हो जाए? और हमारा आंसर होता है नहीं। क्योंकि चाहे कितनी भी कोई भी गिमिक, कोई बहुत ही क्लिकबेट वीडियोस क्यों ना बना ले, वोकैब इज समथिंग दैट यू शुड डेवलप एंड यू विल हैव टू डेवलप ओवर टाइम। ये ओवर टाइम ही बिल्ड होती है। अगर आप इसको सोच रहे हो कि आज बैठकर आप डिक्शनरी घोल के पी जाओगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू एक्चुअली मेक एफर्ट्स ताकि आपकी वोकैब उस लेवल तक पहुंचे जहां पर आप अपने आंसर्स के अंदर अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर पा रहे हो, आपसे जो वर्ड्स पूछे जा रहे हैं उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आप बता पा रहे हो। तो you should start building your vocab. How do you do that? सबसे पहले you can start by reading newspapers, magazines, blogs. You can even read people's comments in English. You can read people's description boxes in English or your favorite books. Reading is the key. But let me tell you कि reading alone cannot help you build your vocab entirely. क्योंकि ये English जो है ये एक subject है, ये कोई एक language, ये कोई subject नहीं है कि बस आपने कोई फॉर्मूला लगाया एंड एवरीथिंग, सारी चीजें जो एकदम अपने आप प्लेस पे चली गई। आप जितना ज्यादा रीड करते हो उसके बाद में जितना ज्यादा सुनते हो उतना ज्यादा आपका वोकैब बिल्ड होता है, बिकॉज जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में वर्ड्स फीड करते हो ऑडियो फॉर्मेट में, ऑडिटरी मीन्स के साथ में, जितना ज्यादा आप विजुअली वोकैब देखते हो उतना ज्यादा दिमाग में वो वर्ड्स फीड होते हैं और फिर आप उन्हें यूज कर पाते हो। तो जितने बच्चे ये कहते हैं मैम आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बट मेरे दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते हैं, इट्स बिकॉज आपकी वोकैब वीक है। स्टार्ट बिल्डिंग इट बिकॉज इंग्लिश रिक्वायर्स इट। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज एंड योर लैंग्वेज विल रिक्वायर योर वर्ड्स। ठीक है, सो स्टार्ट फोकसिंग, यू हैव इनफ टाइम। अभी आपके पास खूब टाइम है। फिर मत कहना कि मैम आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था।
अच्छा, इसके साथ में जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, वोकैब बिल्ड करना शुरू कर दोगे, तो आप एक्टिव रीडर बन जाओगे. यू विल स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी. अब इसके बाद में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके जो एग्जाम्स हैं, जैसे कुछ बच्चों के यूनिट टेस्ट लग रहे हैं, तो कुछ बच्चों के यूनिट टेस्ट 1 लगेंगे, कुछ के 1 हो गए हैं, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, व्हाटएवर जो भी आपके यूनिट टेस्ट लग रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उन यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ना. तो अभी आपको सबसे पहले उनके लिए आपका जो राइटिंग सेक्शन है, कि भाई उनके अंदर अगर आपको कुछ पूछा जा रहा है राइटिंग सेक्शन के अंदर, तो वो प्रिपेयर करना शुरू करो. और दूसरी चीज, आपको उनका लिटरेचर सेक्शन प्रिपेयर करना चाहिए. अब यार, अगर मेरे कोई एक चैप्टर अभी पूछा ही नहीं जाने वाला एग्जाम में और मैं अभी उसको लेकर बैठी हूँ, तो वो फेयर नहीं होगा, राइट? मेरे को पहले मेरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए. तो राइटिंग सेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स आपको अभी प्रिपेयर करने हैं, आप उनको सिंपली उनके फॉर्मूला, आपको उनमें क्या लिखना चाहिए, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. फॉर्मूला इज बेसिकली द फॉर्मेट, आई एम सॉरी. सो आपका जो फॉर्मेट है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उसके अंदर क्या लिखना चाहिए, और अलॉन्ग विद दैट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने चाहिए. तो अगर आप कोई भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपली जैसे मान लीजिए आपके नोटिस आ रहा है, तो आपने नोटिस का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अच्छे से देख लेना है. उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो सीबीएसई एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आंसर में होनी चाहिए, आपको वो ध्यान रखनी है व्हाइल डेवलपिंग योर आंसर. एंड आपको इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोटिस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उठाने हैं और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं. अब इनमें आपको क्या करना है, कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर्स आपने रीड कर लिए और कुछ एक क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके देखना है, क्योंकि नोटिस और बाकी राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर के आंसर्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. हर स्टूडेंट अलग तरीके से अपने भाव को व्यक्त करता है, एंड इसीलिए आपके आंसर सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है. तो इसीलिए अगर आप राइटिंग सेक्शन की बात करते हो, राइटिंग सेक्शन में सिंपली रीड द आंसर्स एंड देन उसके बाद में ट्राई टू मेक योर ओन आंसर्स. और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लगे आ रहे नहीं है तो छुट्टू सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कुछ अच्छा जो मेरे को थोड़ा लगेगा कि ठीक है दिस इज वर्थ अटेम्प्टिंग, मैं वो करता हूँ. तो एटलीस्ट ट्राई कि 3-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके जाओ बिफोर यू आर राइटिंग योर पेपर. फिर बात करते हैं हम हमारे लिटरेचर सेक्शन की. बेटा, लिटरेचर सेक्शन ही है असली गेम अब, क्योंकि आपने देखा कि 40 नंबर का अकेला आपका लिटरेचर सेक्शन है, 40 मार्क्स. अब ये जो 40 मार्क्स का पेपर आपके लिटरेचर सेक्शन का, अभी तो हम यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं, बट मैं इसके साथ साथ इसकी सच्चाई भी बता रही हूँ. अब अगर आप बात करती हो, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसके लिए आपका एनसीईआरटी से रूबरू होना बहुत जरूरी है. अगर आप ऐसे टाइम से आ रहे हो, ऐसे स्कूल से आ रहे हो, या फिर ऐसे क्लासेस से आ रहे हो इंग्लिश के, जहां पे समरी रीडिंग को बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो आप गलत लिटरेचर क्लास में बैठे हो या गलत वीडियो देख रहे हो, क्योंकि लिटरेचर को आप कभी भी समरी से समझ ही नहीं सकते. पहले ऐसा होता था, इनफैक्ट मैं जब 12th में थी तब भी ऐसा होता था. बच्चे कोई भी चैप्टर की समरी पढ़कर उसको समझ लेते थे, और कहानी कुछ भी पूछी जाए, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, लिखकर वही आते थे जो उन्होंने लिखना है. नतीजा इसका ये निकलता था कि हमारे आंसर्स गलत नहीं होते थे, इक्का दुक्का 2 नंबर 3 नंबर कहीं ना कहीं मिल ही जाता था. और अभी कुछ सालों पहले तक ये हो रहा था, पर अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है. अब सिर्फ समरी रीड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पूछा जाएगा, टोन के बारे में पूछा जाएगा, मूड के बारे में पूछा जाएगा, रेफरेंसेस मांगी जाएंगी, मतलब पूछा जाएगा कि भाई ये क्या मतलब बताता है, क्या है स्टेटमेंट का मतलब, एंड वगैरह वगैरह. तो अगर एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं किया है तो वहां मात खा जाओगे, क्योंकि वहां पे भी आपको एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1-1 नंबर के मिलेंगे. अच्छा, इसके ऊपर से आपको मिलते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो बीच में से उठ के कोई ऑथर के ऊपर आ गया, कोई टाइटल के ऊपर, कोई थीम के ऊपर आ गया, किसी एक स्टेटमेंट को उठा लिया, कंपैरिजन कर दिया, पैरेलल क्वेश्चंस आ गए, भाई ये वाला ऑथर और ये वाले ऑथर की सिमिलैरिटी आ गई. फिर इससे भी महान क्वेश्चंस आते हैं आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली आजकल राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर का मिक्सचर है. यू आर आस्क्ड टू राइट अ डायरी एंट्री, अ ब्लॉग पोस्ट, यू आर आस्क्ड टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, पूरा का पूरा जो भी आपके साथ हुआ वो बताते हुए, डिस्क्राइब करते हुए. यू आर आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल अबाउट कोई भी जो इंसिडेंट था.
तो ऐसे में आप यहां पे सिर्फ समरी पढ़कर तो ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो लिटरेचर के लिए अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम आपके पास में। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को थॉरली रीड कर लीजिए, उतने ही शिद्दत से जितने शिद्दत से आप आपके कोर सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी रीड करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज फॉर योर कोर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो एनसीईआरटी को बहुत शिद्दत से रीड कीजिए। जब मैं कहती हूं बहुत शिद्दत से, दैट मीन्स यू शुड नो एवरी लाइन। आपको हर लाइन समझ में आनी चाहिए, उनके मीनिंग समझ में आने चाहिए, वहां पे जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो समझ में आने चाहिए। तो यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद में पहले एक ट्रेंड होता था जिसमें सब लोग बोलते थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अरे एनसीईआरटी कब की है, उसमें जो लेवल है क्वेश्चंस का और जो पूछा जाता है इज टोटली डिफरेंट। बच्चा इस भ्रम में रहता है कि अरे मैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर ली, आई एम सॉर्टेड फॉर लाइफ। नो, वो जो लेवल है वो लॉन्ग ऑन है। अभी जो लेवल आपसे पूछा जा रहा है इज टोटली डिफरेंट। गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंस्टेड। ठीक है, सो व्हाट यू शुड डू, आपको एनसीईआरटी रीड करना है। रीड करने के बाद में आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले तो इसको अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए राइट योर ओन समरी। ठीक है, राइट योर ओन समरी। आप अपने शब्दों में जो भी पढ़ा उसको अपने शब्दों में लिख दो, आपकी खुद की समरी बना दो। ठीक है, परफेक्ट नहीं होगी बट ट्रस्ट मी चैप्टर ऐसा छपेगा दिमाग में, वापस एनसीईआरटी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड दूसरी तीसरी चीज, ट्राई पीवाईक्यूज। उसी चैप्टर से पीवाईक्यूज ट्राई करो, और वो पीवाईक्यूज जो है वो पीवाईक्यूज आपकी हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड आपके चैप्टर को बेटर। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मेरा आंसर उसके लिए क्या होगा, एम आई रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस। अच्छा, पीवाईक्यूज में भी बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, 2020 ऑनवर्ड्स। अब 2020 में कोविड ईयर था तो पेपर नहीं भी हुए हैं बट सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। तो 2020 ऑनवर्ड्स जो भी सैंपल पेपर्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, गो एंड चेक दोज पेपर्स आउट। तो इससे आपका एनसीईआरटी के चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। कभी भी अभी इस जर्नी में ये नहीं सोचना है अरे मैम यूनिट टेस्ट के लिए इतना कौन करता है, इधर उधर टीप टाप के कर लेंगे। सबसे पहले तो लॉट ऑफ टाइम स्कूल्स यूनिट टेस्ट में इंटरनली असेस करते हैं आपको। दूसरी बात ये भी है कि कोई भी आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, यू वेस्टिंग योर टाइम ना, इन्वेस्ट तो कर ही रहे हो टाइम, तो व्हाई वेस्ट इट। जब आप बैठोगे, आपको कल पेपर है तो आज पढ़ना ही पड़ेगा, तो फिर अच्छे से पढ़ लो ना, इन्वेस्ट करो ना टाइम को, रादर देन वेस्टिंग इट के चलो ऐसे ऐसे ऊपर से देख लेता हूं, वीडियो सर्च कर लेता हूं, बात खत्म, है ना। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये 3 चीजों का अभी आपको ध्यान रखना है। ये समर वेकेशंस में भी काम आएगा। अगर इन समर वेकेशंस में आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी, आपके सिलेबस को आप आसानी से इसकी मदद से डिकोड कर पाओगे, और अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी होगी, ये स्ट्रैटेजी से आप अपने समर वेकेशन में सब्सटैंशियल कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। और इसकी आदत आपको अगर लग गई एक्टिव रीडिंग और वोकैब बिल्डिंग की, तो आगे जब आप जाओगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, गोइंग अहेड, मैं आपको बार बार ये रिमाइंड कराती रहूंगी। एंड ये एक बार आदत लग गई तो यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। आपको इंग्लिश में और किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। अब जब आपने यहां तक वीडियो देखा है, दैट मीन्स यू आर अ लॉयल सब्सक्राइबर। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि मैम यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगी। मैम ये रोल प्ले करने वाली है कि हम ये सब कुछ जो है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, हम लोग कोशिश करेंगे हम प्रैक्टिस करें। यहाँ पे हम वोकैब के लिए भी आपको कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रिपेयर कराते रहें। और जहाँ तक राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर के सिलेबस की बात है, तो वो भी इस चैनल पे होने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल पे हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 की प्रेपरेशन फुल स्विंग के अंदर। तो यू नीड टू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपको क्लास 12 के इंग्लिश की टेंशन भूल जानी है। देखो यार, ये पार्टनरशिप में होता है। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियोस बनाने वाली हूँ, लाइव लेक्चर्स देने वाली हूँ, तो आपको भी अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं ताकि से हम दोनों मिलकर वैल्यू क्रिएट कर सके, है ना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज ऑलरेडी एंड आई होप टू सी यू ऑल इन कॉमेंट सेक्शन, ताकि से मेरे सबके नाम मैं पढ़ सकूँ और मुझे सबके नाम याद हो जाए और हम लोग एक अच्छे नए बैच की शुरुआत कर सकें। सो वेलकम बैच 2024-2025। आई विल सी यू इन द क्लासेस।